सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो की गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्रिय बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर है और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जिसे कहा गया है जीवन की मौलिक इकाई, यानी पाठ का नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कह सकते हैं कि जीवन की मौलिक या आधारभूत इकाई, यानी कि जिसके द्वारा जीवन का आप कह सकते हैं निर्माण होता है, वो क्या होती है, उस इकाई का क्या नाम है? तो बच्चों, यही आपको जानना है कि जीवन की मौलिक इकाई किसे कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखें। सबसे पहले हमने बताया कि जीवन की मौलिक इकाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा कि जीवन की मौलिक इकाई किसे कहा गया है, या जीवन की आधारभूत इकाई किसे कहा गया है। तो आपका उत्तर एक वर्ड में क्या होगा? सेल होगा। ठीक है ना, सेल। ठीक है, सेल मीन्स होता है कोशिका। अब ये सेल क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आगे जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो पहली चीज है, जब भी आपको सेल, तो सेल का जो डिफिनीशन है वो एक वर्ड में निकल के क्या आया? जीवन की मौलिक इकाई। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका क्या है? जीवन की आधारभूत इकाई है या मौलिक इकाई है। और परिभाषित करने के लिए ये क्या है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा ये लाइन समझ में आ गई ना? और भी देखो कि यह सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। भाई, सजीव और निर्जीव तो आप जानते ही हैं। ठीक है ना? तो सजीव जो भी होगा वह किससे मिलकर के बना हुआ है? उसकी इकाई या उसकी एक सेल, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? आधारभूत इकाई। कैसे कहते हैं आधारभूत इकाई? बच्चों, मान लीजिए कि आपका ये क्लास, ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं ये किससे मिलकर के बनी है। तो आप क्या बताओगे? आप यही बताओगे ना कि सर ये बिल्डिंग जो बनी हुई है ये एक एक ईंट से मिलकर के बनी हुई है। बहुत सही। जब आप ऐसा उत्तर बताओगे तो इसका मतलब है कि आप समझ गए, ठीक है, कि इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ होगा। तो इस बिल्डिंग की यूनिट या इकाई किसे कहा गया है, या इस बिल्डिंग की कोशिका क्या है? तो आपका आंसर क्या आएगा? एक ईंट आएगी। यानी कि सबसे पहले एक ईंट आई है और उसी से फिर वो कई ईंट मिल करके इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। ठीक है ना? तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो जीवन है, ये जो सजीव है, ये जो लाइफ है कोई भी जीव की, वह भी किससे मिलके बनी होगी? तो बेटा आपका एक शब्द में आंसर है सेल से। सेल मीन्स क्या है? कोशिका। आप अच्छे से समझ लीजिए, कभी नहीं भूलेगा कि यह सभी सजीवों की क्या होती है बेटा? सभी सजीवों की मूलभूत या आधारभूत इकाई होती है ना। जैसे बिल्डिंग बनती है उसकी क्या बनाई? नींव डाली जाती है ना, और उस नींव को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। जब आधार हमारा मजबूत होगा तभी तो हम कोई बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों, आप अभी इस समय क्लास 9th में हैं और क्लास 9th में है, अभी से हम आपकी नींव मजबूत कर दें तो आप किसी भी क्लास में जाओगे, जब भी आप बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ोगे, सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने आपकी नींव मजबूत कर दिया है। ठीक है, तो हम आपकी क्या कर रहे हैं? आपकी नींव मजबूत कर रहे हैं, आपका आधार मजबूत कर रहे हैं, और इसी से ये चैप्टर का शुरुआत हो रहा है, सेल। बात समझ में आ गई? तो इसलिए यह सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है और सभी सजीव कोशिका से ही बने होते हैं।
तो अब आप समझ गए होंगे बेटा ना कि कोशिकाओं, या तो कह सकते सजीव का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। कोशिकाएं क्या हैं? कोशिकाएं सजीवों की क्या है? एक इकाई है, एक यूनिट है, और इसमें कई कोशिकाएं मिलती हैं, तब कहीं जा कर के शरीर का निर्माण होता है, सजीव का निर्माण हो पाता है। तो आप देखिए यहाँ पे कोशिका हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है बेटा? कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। जब कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करेगा तभी तो हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? संरचनात्मक इकाई कहेंगे। तभी हम संरचनात्मक इकाई कहेंगे। कोशिका हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? आकार, ठीक है ना, ढांचा, यानी कि कैसा होना चाहिए ये ढांचे का निर्माण करता है, आकार एवं आकृति का निर्माण करता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो कोशिका हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है? शेप ना, आकृति या आकार प्रदान करती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अच्छा, दूसरा है कि यह शरीर के सभी कार्यों को कोशिकीय स्तर पर होते हैं। ठीक है ना, यानी कि सजीव के जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं, वो सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, कोशिका का सबसे पहले पता, बात आती है ना कि कोशिका को किसने खोजा है, इतनी बारीक चीज जो है, तो ये बारीक चीज है नहीं बेटा, यहीं से तो जीवन की शुरुआत हो रही है। जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या आप शुरुआत में ही मल्टीसेलुलर थे? जीवन की शुरुआत हुई है तो एक सिंगल सेल से हुई है। ठीक है ना, अगर एक सिंगल सेल नहीं आई होती तो शायद जीवन की शुरुआत नहीं होती। इसीलिए हमने इसको जीवन की इकाई या जीवन की आधारभूत इकाई बताया। लेकिन कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में किया। कब किया था बेटा? 1665 ईस्वी में किया था। और उन्होंने कैसे पता लगाया था? उन्होंने पता लगाया था कि पेड़ों की छाल या बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, जो पेड़ों की छाल होती हैं उसकी पतली पतली स्लाइस सेक्शन काट करके सेल्फ डिजाइंड, अपने से निर्मित सूक्ष्मदर्शी में उन्होंने देखा। तभी उनको, और उस जब देखा तो उनको क्या लगा कि अरे ये तो मधुमक्खी के छत्ते के समान हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका नाम क्या है? सेल। सेल मीन्स कोशिका, मीन्स सेलुला से बनके बना हुआ है, लैटिन वर्ड से। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सबसे पहले पता लगाया था। लेकिन बाद में कोशिका के अंदर जो है मेन एक सेल को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है बेटा? केंद्रक होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने कब? 1831 में कोशिका में क्या खोजा? केंद्रक या न्यूक्लियस का पता लगा दिया। ठीक है, जब उन्होंने कोशिका में केंद्रक का पता लगा दिया, अच्छा तो आगे क्या हुआ? अब आप देखिए कि जो भी कोशिकाएं हैं ना, वो तो आप समझ ही सकते हो कि सिंगल सेल के भी एनिमल्स होते हैं और मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं। बच्चों, ये सिंगल सेल या एक कोशिकीय जीव ये कैसे होते हैं? मतलब एक कोशिकीय जीवों को हम अपनी नेक्ड आई के द्वारा नहीं देख सकते। कैसे नहीं देख सकते बेटा? जब भी आप देखते हो ना, जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं ना, तो हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में आप देखते हैं ना कि डॉक्टर क्या करता है? सिरिंज निकालता है और खट दे जो है आपका ब्लड निकाल लेता है और उसको लैब में ले जाके टेस्ट करता है। तो बेटा, जब आपका ब्लड जा करके लैब में टेस्ट होता है तो उसमें माइक्रोस्कोप के द्वारा ही वो उस सेल्स को देख करके, पहचान करके वो बताता है कि आपको ये बीमारी हो गई है। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप एक कोशिकीय जीवों को हम अपनी नेक्ड आई के द्वारा नहीं देख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव हैं,
बहुकोशिकीय जीव हैं तो उनको बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है बेटा, तो वे जीव जो केवल किससे बेटा, एक ही कोशिका के बने होते हैं और साथ साथ स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं बेटा, संपूर्ण जीव होते हैं, यानी जीवन की सारी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं उसमें क्या है, होती हैं या संपादित होती हैं। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं बेटा, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिका से बने हुए हों और जीवन की संपूर्ण क्रियाएं केवल एक ही कोशिका में हो रही हों, तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, ऐसे जीव को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब ये इनके एक कोशिकीय जीव होते कैसे हैं, इनके उदाहरण के क्या हो सकते हैं, तो बेटा जैसे अमीबा आपने सुना होगा ना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, ये बाहर से नहीं हम देख सकते, इनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। बेटा ये फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं, सबसे शुरुआती फाइलम है, ठीक है ना, प्रिमिटिव फाइलम, क्योंकि ये सारे एनिमल्स कैसे हैं, सिंगल सेल के होते हैं। आइए बेटा, वे जीव जिनमें अनेक, कितनी कोशिकाएं बेटा, अनेक माने बहुत सी कोशिकाएं समाहित होती हैं। ऐसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होती हैं और क्या करते हैं, विभिन्न कार्यों को, कोई एक कार्य नहीं बेटा, देखते हैं ना हम कितने कार्य करते हैं, लिखने का, चलने, बोलने, हाँ, सार इस तरह की, तो विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु किसका, विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। और ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बात समझ में आ गई ना कि बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, कि ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है और उसके साथ साथ विभिन्न कार्यों को करने हेतु क्या करते हैं, विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। तब हम उसको क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। आपने देखा है बहुकोशिकीय जीव कैसे होते हैं, तो आप क्या बताओगे कि सर पेड़ पौधे हम लोग ना, जो कि साधारण नेक्ड आई के द्वारा हम लोग दिखाई देते हैं, तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव और मल्टीसेलुलर जीव। तो बेटा एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, उसको परिभाषित करना है, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, उसको परिभाषित करना है, ये हमने बता दिया, ठीक है। और कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। केंद्रक की खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने की है, ठीक है बेटा। तो ये आप समझ लीजिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज 1831 में, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। आइए आगे देखते हैं बेटा, कोशिकाओं की आकृति, किसकी आकृति बेटा, कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। भाई कौन सी कोशिका की आकृति कैसी होगी, उनके कार्यों के अनुरूप ही तो होंगे। अब बोलो कैसे होंगे, मान लीजिए बेटा अगर कोई एक कोशिकीय जीव होता है तो उसके एग्जाम्पल हमने ही बताया, क्या होता है, अमीबा, अभी हमने बताया ना। तो अमीबा से सिंगल सेल का एनिमल्स है, तो उस सिंगल सेल का एनिमल्स है तो उसकी आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप ही होते हैं। क्यों, क्योंकि सिंगल सेल का है और ये अपनी आकृति लगातार चेंज करता रहता है, ठीक है ना, बदलता रहता है, कोई निश्चित शेप इसका होता ही नहीं है। तो इस तरह से आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे अमीबा है, यह अपना क्या है, आकृति लगातार बदलता रहता है ना। तो अभी हमने बताया, और जो तंत्रिका कोशिका होती हैं, ठीक है बेटा, नर्व सेल्स जो होती हैं ये एकदम स्थिर रहती हैं, इनमें कोई परिवर्तन
ऐसा नहीं होता है शेप में, साइज में, ठीक है। ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कोशिकाओं की यदि आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। और जैसे कि अमीबा क्या है, अमीबा में कोशिकाओं की आकृति हमेशा बदलती रहती है, और तंत्रिका कोशिकाओं में देखा जाए तो इनकी आकृति हमेशा स्थिर रहती है, ठीक बेटा। और अमीबा जिस प्रक्रिया से, आप ध्यान दीजिए बेटा, अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं बेटा, इंडोसाइटोसिस। मतलब सेल के अंदर जो फूड मटेरियल्स हैं उसको क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस, ठीक बेटा। अब देखो प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली बेटा आपसे एग्जाम में कहीं भी पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिए कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है। प्लाज्मा झिल्ली क्या है कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिका की सबसे बाहरी क्या होती है, परत होती है, जो कोशिका के बाहरी पर्यावरण से क्या करती है, अलग करती है। और प्लाज्मा झिल्ली लचीली भी होती है ना, और कार्बनिक अणुओं जैसे फास्फोलिपिड और प्रोटीन के ये दो परतों से मिलकर के बनी होती है। तो बेटा प्लाज्मा झिल्ली हमने क्या बताया कि यह कोशिका की बाहरी परत होती है। अब आप जानते हो ना, पौधों की कोशिका और जंतुओं की कोशिका। हम लोग एनिमल्स हैं ना, तो एनिमल्स की सेल्स और प्लांट की सेल्स। तो बेटा प्लांट की सेल्स, यदि पौधों की कोशिकाओं की बात किया जाए कि पौधों की कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत का क्या नाम है, तो आप बताओ ये कोशिका भित्ति। लेकिन जब जंतुओं की बात करोगे, एनिमल्स में बात करोगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका काम क्या होता है बेटा, आप समझ गए कि यह कोशिका की सबसे कैसी परत है, बाहरी परत होती है। और जो कोशिका के क्या है, बाहरी पर्यावरण, भाई हमारा जो सेल है जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, उससे क्या करती है, अलग करती है। और प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है, लचीली होती है। और किसकी बनी होती है, ये कार्बनिक अणुओं जैसे फास्फोलिपिड होता है और प्रोटीन के दो परत से मिलकर के बनी होती है, ठीक बेटा। आगे ध्यान दो। तो विसरण बेटा क्या होता है, विसरण बहुत सरल हम बता देते हैं आपको। विसरण मीन्स इंग्लिश में भी जान लो, डिफ्यूजन कहते हैं ना। डिफ्यूज कर दिया, क्या कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। कैसे कर दिया, अब जैसे आप मान लीजिए अगर घर में अपने भगवान की या देवी देवताओं की फोटो आप रख करके अगर उनकी पूजा करते होंगे, तो आप क्या करते हैं, वो आप तुरंत अगरबत्ती सुलगाते हैं ना। और अगरबत्ती जब सुलगा देते हैं तो मालूम चलता है कि उस अगरबत्ती की जो सेंट है वहाँ एक कार्नर से दूसरे कार्नर तक कैसे पहुँचती है कि तुरंत मालूम चल जाती कि ये स्मेल वहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो अब देखो आपने जलाया तो उस कार्नर पे, लेकिन उसकी महक तुरंत इस कार्नर पे आ गई। कैसे आ गई बेटा, अब यही तो समझना है आपको। इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, विसरण, ठीक है बेटा। बात समझ लेना कि कैसे बेटा जब आप जलाते हैं तो वहाँ का कंसंट्रेशन, जो सांद्रता होती है, सांद्रता आप नहीं समझ पा रहे होंगे ना, कि जो महक का काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं जैसे चीनी है ना, चीनी का अगर आप सिरप बना दो तो सिरा क्या हो गया, कंसंट्रेशन हाई हो गया। अगर वही आप शरबत बना दो तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया ना। तो इसी तरीके से यानी बहुत ज़्यादा मिठास, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा महक उस अगरबत्ती में वहाँ पे है, तो क्या है, उसका कंसंट्रेशन हाई है। उच्च सांद्रता से और इन्वायरमेंट में जब पाई लोअर सांद्रता, कम सांद्रता की तरफ क्या हुई, उसके अणु मूव कर गए। बस उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ उसके अणु मूव कर गए, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। बस सेंट है, स्प्रे है, अगरबत्ती है, तो जब भी आप देखते हैं ना कहीं पे आप डिफ्यूज कर दिए तो वहाँ से तुरंत एक दूसरे कारण तक उसकी महक पहुँच जाती है। क्यों, क्योंकि उसका सांद्रता बहुत अधिक है ना,
जैसे आपने मैंने बताया ना शीरा है बहुत मीठा है, आपने पानी मिला दिया तो हल्का हो गया, तो वही है उच्च सांद्रता होती है बहुत ज़्यादा, तो तुरंत बाहर के इन्वायरमेंट कैसा है, लोअर है, लो कंसंट्रेशन है, तुरंत बेटा वहाँ से डिफ्यूज करके यहाँ तक आ जाती है, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। आओ समझ लो अपने इसमें भी कि डिफ्यूजन क्या है बेटा। डिफ्यूजन एक कोशिकाओं में सिंगल सेल में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें CO2 एंड O2, अब बेटा आप जानते ही हैं ना, हम लोग CO2 और O2 का एक्सचेंज करते हैं ना, खाना पीना खा पी करके, हाँ, जब उसका डाइजेशन होता है CO2 बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो ये जो एक्सचेंज होता है क्यों बदलता है भाई, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर हाई हुआ तो बाहर का कंसंट्रेशन लो है, तो क्या होगा, बाहर डिफ्यूज कर जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह जो ऑक्सीजन है, तो ये आप कह सकते हैं कि एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें CO2 और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों के अणुओं का क्या परिवहन कैसे होता है, याद रखिएगा, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा। बेटा यही क्वेश्चन आता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के अणुओं का ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से होता है, किस मेम्ब्रेन के द्वारा, तो आप इंग्लिश में लिखा होगा सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और हिंदी में क्या लिखा होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली, या जिसे आप वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जल के अणुओं की गति होती है वो वर्णात्मक सेमी परमिएबल झिल्ली के द्वारा ही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। बेटा ये क्या होता है, डिफ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो इस तरह CO2 गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही बता रहा था आपको कि जब क्वेश्चन में आए कि ऑस्मोसिस या परासरण या डिफ्यूजन या विसरण, दोनों में अंतर बताइए, तो दोनों में अंतर आप यही बताइएगा कि डिफ्यूजन या विसरण में कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ इसके अणु क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं। चलिए स्प्रे मार दिया किसी को ना, तुरंत महक गया, अगरबत्ती सुलगा दिया, ये चीज़ें। अब अगर परासरण की बात करें तो ये क्या होता है, आप इसको कह सकते हैं कि जैसे आप किशमिश ले आए, आप किशमिश ले आए ना, आप उसको क्या किया, आपने उसको वाटर में डाल दिया। जब आपने वाटर में डाल दिया तो किशमिश तो सूखी थी ना, लेकिन वो रात भर में जब क्या कर गई, स्वेल कर गई, फूल गई। कैसे फूल गई, यही तो आपको पहचानना है। तो बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम था, किशमिश का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, यानी मीठा ज़्यादा था, और वाटर फीका था, इसलिए वाटर किशमिश के अंदर सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या कर दिया गया, इंटर कर गया। इस तरह से किशमिश स्वेल कर गई, फूल गई, इसी को परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। तो थैंक यू बेटा, आप इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम आपके लिए इसी तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास आपको हम देते रहेंगे। हमारे रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस से बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। संख्या अभी आपकी बहुत कम है, और जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं वो बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपके लिए इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। आप इंजॉय करते रहेंगे और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट।